वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी इजी पढ़ाई आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अरे चलो, मैम क्लास में आ गई। आज का लेसन शुरू करने से पहले आप ये बताइए, आपके घर में आपके पिता हैं जो ऑफिस, खेत या दुकान जाते हैं या कहीं भी अपनी सेवा देते हैं, कुल मिलाकर अर्निंग करते हैं, कमाते हैं। आप और आपके छोटे जो भाई बहन हैं वो दिन भर खेलते हैं या पढ़ते हैं और माँ घर का काम करती हैं और पिता के काम में हाथ भी बटा देती हैं। इनमें से आपके पिता को छोड़कर कोई भी सदस्य राष्ट्रीय आय बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दे रहा है, तो क्या ये सब बेरोजगार कहलाएंगे? दूसरी तरफ आपके मोहल्ले में एक बड़े भैया दिन रात पढ़ाई करते हैं, नौकरियों में इंटरव्यू और एग्ज़ाम देते हैं, पर अभी तक कहीं कार्य नहीं मिला। क्या ये बेरोजगार कहलाएंगे? तीसरी तरफ गांव में आपके चाचा और चाची रहते हैं और खेती का काम करते हैं, आजीविका अपनी चलाते हैं, और इनके जो बहू बेटे हैं वो शहर में कमाने के लिए गए हुए हैं, लेकिन कोरोना और शहर की फैक्ट्रीज बंद होने की वजह से वो गांव को लौट आए हैं और गांव में लौटकर वह खेती के कार्य में ही अपना योगदान दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कोई बेरोजगार है? इनमें से पहली स्थिति में जहां आपके पिता बाहर जाकर के कमाते हैं, वहां आपकी माँ जो है वो घर के काम करने में रुचि रखती हैं। उन्हें कोई इच्छा नहीं है कि वो बाहर जाके कमाई करें, और आप और आपके भाई बहन इतने छोटे हैं कि वह कार्यशील जो जनसंख्या है उसमें नहीं आते हैं। 15 से 59 वर्ष में जो श्रम बल होता है उसमें आपकी एज नहीं आती, तो आप कार्य नहीं करेंगे, तो आपके यहाँ कोई बेरोजगार नहीं है। लेकिन जो दूसरी स्थिति है कि आपके मोहल्ले में एक बड़े भैया रात दिन नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि उन्हें कहीं कार्य मिले, लेकिन नहीं मिल रहा है, जबकि वह इसके काबिल हैं, शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं। यहाँ पर उनकी बेरोजगारी कहलाएगी, वो बेरोजगार हैं। तीसरा, जो आपके गांव में चाचा खेती करते हैं और उनके बेटे बहू भी आ गए, तो खेती का जो भूमि है वो तो उतनी ही है, लेकिन बेटे बहू भी उसी में खेती करेंगे, तो यहाँ पे भी एक बेरोजगारी है जिसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। तो ये यहाँ पर इन तीनों स्थितियों में, दो स्थितियों में बेरोजगारी व्याप्त है। बेरोजगारी को जगह और मौसम के हिसाब से हम इन दो भागों में बांटते हैं। गांव में जो होती है मौसमी बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी, और शहरों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। अब चलिए एक एक करके इसको समझा जाए कि ये आखिर बेरोजगारी, इन तीन प्रकार की बेरोजगारी का मतलब क्या है। कृषि में जब कृषि के मुख्य कार्य कुछ मौसम विशेष होते हैं जिसमें कार्य हो जाता है, जैसे कि बुआई का कार्य हो गया, उसके बाद फसल के बढ़ने तक का जो समय होता है वह एक किसान सोचता है कि अब मैं क्या करूं, वो जो समय होता है उसकी बेरोजगारी का होता है। कुछ व्यस्त महीने होते हैं जिसमें फसल की कटाई होती है, जब फसल काटा जाता हो, या फिर गुहाई होती है, बटाई होती है, तो ये जो फसल तैयार होता है, अनाज के रूप में निकलता है, तो वो तो व्यस्त महीने होते हैं। लेकिन बाकी के ये जो फसल बढ़ने के महीने होते हैं या बाकी के महीने जो होते हैं, उसमें एक किसान जो होता है या किसान कृषि पे निर्भर जो लोग होते हैं वो बेरोजगार होते हैं, तो इसको मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। इसे छोटे से उदाहरण से समझिए, जैसे एक छाता बनाने वाला है, उसके पास गुण है कि वह केवल छाता ही बना सकता है और कोई काम उसे नहीं आता है, वो छाता बना के अपना गुजारा करता है, तो वो बरसात के मौसम में उसकी बहुत बिक्री होगी। लेकिन बाकी जो मौसम, ठंडी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, वहाँ पे छाता की बिक्री उसकी नहीं होगी, वह उस समय मौसमी बेरोजगार कहलाएगा। जब एक विशेष मौसम में, विशेष मौसम के कारण कृषि पे आश्रित लोग जो होते हैं वो बेरोजगार कहलाते हैं, तो वो मौसमी बेरोजगारी होती है। दूसरी बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी होती है। इसे छुपी हुई बेरोजगारी क्यों कहते हैं? देखिए, जैसे मैंने उदाहरण लिया आपके चाचा चाची का, ये लोग गांव में काम करते हैं खेतों में, और मान लीजिए कि ये भूमि इनकी इतनी ही है, भूमि भी इनकी स्थिर है, ये आप जानते हैं भूमि स्थिर ही होती है, और ये जो है इस खेती से मान लीजिए 50 क्विंटल जो है
अनाज उत्पन्न करते हैं। 50 क्विंटल अनाज ये दोनों मिलके, चाचा और चाची मिलके उत्पन्न करते हैं। अब शहर से जो इस समय पलायन हो रहा है, शहरों से पलायन गांव की ओर हो रहा है कोरोना की वजह से, तो यहाँ पे मान लीजिए इनके जो बेटे हैं, बहू हैं और उनके भी बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं गांव में। गांव में आकर ये क्या कार्य करेंगे? ये इसी कृषि कार्य में ही अपना योगदान देंगे। अब ये अपना योगदान दे रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि ये इस खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर 2 के बदले 2 और, यानी 4, पहले 2 लोग काम कर रहे थे, 50 क्विंटल अनाज उत्पन्न हो रहा था, अब 4 लोग काम करेंगे तो क्या यह अनाज जो है वो बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं। तब भी इस भूमि की सीमितता के कारण, इस भूमि के स्थिर होने के कारण ये 50 क्विंटल ही रहेगा। बल्कि दूसरा यह होगा कि इस 50 क्विंटल में 2 लोगों की भागीदारी थी, अब इस 50 क्विंटल में 4 लोगों की भागीदारी होगी। तो यहाँ पे देखने में ऐसा नहीं लगता कि कोई भी बेरोजगार है, सभी कार्य करेंगे खेत में, लेकिन ये छुपे हुए बेरोजगार हैं जो कि 2 है, जिनकी संख्या 2 है, क्योंकि भाई 2 लोग उत्पन्न कर रहे हैं 50 क्विंटल और 4 भी उत्पन्न कर रहे हैं 50 क्विंटल। तो गांव में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बड़ी फैमिली है और वह उसी कृषि कार्य में लगी हुई है, जबकि उसमें केवल मान लीजिए 10 की फैमिली, 10 लोग लगे हुए हैं कृषि कार्य में और अनाज उत्पन्न हो रहा है उतना, जबकि 5 की जरूरत है, 5 से ही वो अनाज उतना उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ जो शेष 5 लोग हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगार या छुपे हुए बेरोजगार कहलाते हैं। अगला जो बेरोजगारी का प्रकार है शिक्षित बेरोजगार, ये मुख्यतः शहरों में पाया जाता है। यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा, शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्ति है, वह रोजगार नहीं पाता, इच्छा होने के बावजूद वह रोजगार उसे नहीं मिलता है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक, यानी कि मैट्रिक तक जो लोग पढ़े हुए हैं उनकी तुलना में जो MA BA हैं युवक, वो बेरोजगार ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको अपने हिसाब का, अपनी योग्यता के हिसाब का कार्य नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे ये जो बेरोजगारी है वो शहरों में ज़्यादा पाई जाती है। और इससे क्या हो जाता है, देखिए, बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी तो होती ही है, और यहाँ पे कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ती है। मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग काम में लगे हुए हैं, वही इनके पालक बनते हैं, मतलब इनकी निर्भरता इनके ऊपर बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी में जो वृद्धि है वो मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। मतलब एक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर जा रही है अगर वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। तो देखिए, अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए क्या हो जाएंगे, दायित्व बन जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएंगे अर्थव्यवस्था पे, और इससे अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है, अर्थव्यवस्था के उत्पादन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र कृषि है उसके जो छुपे हुए बेरोजगार हैं, इनका पलायन शहरों की ओर होने लगता है। और ये जैसे कि द्वितीयक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो श्रम होता है वो जाता है, इसमें विनिर्माण और छोटे लघु उद्योग होते हैं। आपको ये मालूम होगा कि जो गांव में ज़्यादातर लोगों का पलायन जैसे सूरत, बॉम्बे और बड़े बड़े शहरों के लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ अधिक हैं, फैक्ट्रीज़ में उन्हें काम मिल जाता है, वो लघु से लेके बड़े उद्योग में कुछ ना कुछ काम उन्हें मिल ही जाता है। और तृतीय क्षेत्र में भी लोग पलायन करते हैं, इसमें जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, यहाँ पे क्या है कि थोड़ा प्रशिक्षण की ज़रूरत है, उसके बाद वो तृतीय क्षेत्र में खपत उनकी हो सकती है। तो सरकार यहाँ पे कई कार्यक्रम इसीलिए चलाती है कि ये जो बेरोजगारी है, प्रशिक्षण के कार्यक्रम लेकर के लोग बेरोजगार से रोजगार की ओर बढ़ें। तो यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है शिक्षा और साथ ही प्रशिक्षित होना। गांव में अगर एक व्यक्ति के पीछे भी इन्वेस्टमेंट किया जाए, अगर एक लड़के को भी पढ़ाया जाए और वो मान लीजिए कि जाकर के इंजीनियर बन जाए, शहर में जाके बहुत अच्छी पढ़ाई करे और अपने ज्ञान का उपयोग वो गांव की प्रगति में करे, गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र खोल दे और अन्य युवाओं को भी शिक्षित करे, और इस तरह से एक शिक्षा का जो ये जो अशिक्षा का जो दुष्चक्र था वह अच्छे सकारात्मक शिक्षा के सुचक्र में बदल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा
युवा की उस एक लड़के के प्रयास से फिर गांव में धीरे धीरे प्रगति होने लगेगी, प्रशिक्षण कार्य बढ़ेगा और जो बेरोजगार युवा हैं वो प्रशिक्षण लेकर के अपने जो गैर कृषि कार्य है उसमें जाने लगेंगे और अपने नए जो आजीविका के साधन हैं वो अपनाने लगेंगे। तो इस तरह से जब हम सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम और अपने को खुद जब प्रशिक्षित करते हैं और शिक्षित करते हैं तो फिर हम इस जो दुष्चक्र है अशिक्षा का और बेरोजगारी का, इसको तोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपके पाठ का लास्ट टॉपिक था। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में जिसमें मैं इस पाठ का क्वेश्चन आंसर आपको कराऊंगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, रिप्लाई आपको मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।